हाइट एंड डिस्टेंस, भाई ट्रिग्नोमेट्री में ही एक और चैप्टर हमारा बनेगा, हाइट एंड डिस्टेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक देखा जाए तो जितने भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस रेगुलरली एग्जाम में पूछा जाता रहा है ना। कुछ बेसिक्स पे बात कर ले हम लोग। दो प्रकार के एंगल्स यहां पर हमें बार बार लिखे हुए दिखेंगे, जिनमें एक का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण, और एक का नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण। अब ये होता क्या है, ये आदमी यहां पर खड़ा है, मान लीजिए इसकी आंख है, यहां से जब ये ऊपर की तरफ देखेगा तो ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब यही नीचे की तरफ देखेगा तो ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, अब चीजें एक्चुअली कैसे काम करती है उस पर बात करते हैं हम लोग। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन में तो कोई दिक्कत आती नहीं, आदमी यहां खड़ा है, ऊपर किसी चीज को देख रहा है, तो यहां पर हम लोग मान लेते थीटा, ये बन गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन डिप्रेशन से रिलेटेड एक बात हमें यहां पे समझनी होगी। अब की बार व्यक्ति यहां खड़ा है और वो नीचे देख रहा है, यहां खड़ा होकर नीचे देख रहा है, तो बेसिकली एंगल जो बनता है वो यहां पर बनेगा। अगर मैं यहां से नीचे कुछ देख रहा हूं तो एंगल यहां से बनेगा। ये एक लाइन अज्यूम करी जाती है जो होराइजन से क्षैतिज से आती हुई लाइन दिखती है, तो थीटा बेसिकली यहां बनता है। लेकिन ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, और पैरेलल होने की वजह से जहां पर भी दो पैरेलल लाइन के बीच जेड की आकृति बने तो ये दोनों एंगल आपस में सेम होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, नाम याद है? वर्टिकली अपोजिट नहीं, समांतर कोण नहीं, और कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल आपस में दोनों सेम हो। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो हमें एक बात क्लियर है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, बनाना हमें हमेशा यही नीचे की तरफ है। और नीचे की तरफ क्यों बनेगा, ये बात क्लियर? किसी को इसमें कुछ पूछना? दोनों एंगल्स क्लियर? अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें जो हम लोगों ने साइन कॉस टेन की 30 60 90 वाली टेबल पढ़ी थी उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसका एक अल्टरनेट मैं यहां पर आपको सिखा रहा हूं कि बिना उस टेबल के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। भाई 30 60 90 और 45 45 90, अगर आप टेबल भी याद करें वापस तो वहां पर वैल्यूज कौन सी होती थी, साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, यही ना। अब 0 90 का देखो, 90 का तो बनेगा लेकिन 0 वाला कोई एंगल नहीं बनेगा, तो ट्राइंगल बनाना है आपको, तो ट्राइंगल में कोई एंगल 0 का तो नहीं होगा। तो जो एंगल बचे 30 आ गया, 45 आ गया, 60 आ गया और 90 भी आ गया। तो वहीं उस टेबल को हम लोगों ने बहुत छोटे फॉर्म में वहां की वैल्यूज को इन दो थ्योरम्स में हम लोगों ने कंप्राइज कर लिया है। पहले ये 30 60 90, अब 30 60 90 क्या कहती है कि अगर ये एंगल 30 है, ये 60 है और ये 90 है, तो इनके बीच एक स्टैंडर्ड रिलेशन बन जाता है, और वो क्या है, 1/√3 और 2। मतलब 30 के सामने वाला 1 होगा, 60 के सामने वाला √3 होगा, और 90 के सामने वाला 2 होगा। ठीक है, ये इनके बीच का स्टैंडर्ड रिलेशन है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर हमें पता चले ये जो हाइट है ये 20 है, ये हाइट 20 है, तो मैं ये कह दूंगा कि ये वाली जो लेंथ होगी ये बनेगी 20√3, और ये वाली जो लेंथ होगी ये बनेगी 40। मतलब इनके बीच का रिलेशन है कि ये वाली मतलब 60 के एंगल 60 के सामने वाली जो साइड होगी वो √3 टाइम्स होगी इसकी, और 1 के 2 टाइम्स होगी कौन सी, हाइपोटेनस। ठीक, तो सारा डाटा हम लोग यहाँ रख के सॉल्व करेंगे। वो जो साइन कॉस टेन की वैल्यूज होती थी उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं। दूसरा 45 45 90, ये क्या कहता है,
यहां पे जो रिलेशन बनेगा बेटा वो बनेगा 1 1 और अंडर रूट 2। ठीक, 1 1 और अंडर रूट 2। ये दोनों 45 डिग्री का एंगल है, मतलब ये साइड्स भी सेम होगी, पाइथागोरस लगाएंगे तो निकल कर आएगा अंडर रूट 2। ठीक, आगे के सारे क्वेश्चन हम लोग इन्हीं टेबल पे सॉल्व करेंगे जहां जहां पर हमें 30 60 90 या 45 45 90 इस प्रकार की चीजें मिली। 15 डिग्री की वैल्यू और देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन के बीच में 15 डिग्री की वैल्यू आ जाती है, तो साइन 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री होता है √3 + 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2, जबकि साइन 15 डिग्री होता है √3 - 1 अपॉन 2 √। ठीक, ये साइन और कॉस की 15 डिग्री की वैल्यूज हो गई। अगर आपको कॉस की निकालना है, वे कॉस 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री हमें पता है ना, अपोजिट होता है, तो ये वहां चला जाएगा √3 + 1 अपॉन 2 √2 और ये बन जाएगा √3 - 1 अपॉन 2 √। अब यहां से अगर मुझे निकालना है लेट से tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री कैसे निकलेगा, साइन को कॉस से डिवाइड करूंगा, इस वैल्यू को जब इस वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो बेटा 2 √2 और 2 √2 तो आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर √3 - 1 अपॉन √3 + 1। रैशनलाइज कर लें, √3 - 1 अपॉन √3 - और सॉल्व कर लेते हैं। a - b स्क्वायर होगा, a - b का होल स्क्वायर क्या देगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे a + b a - b क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1, तो बेटा ये बनता है 4। अच्छा, और ये 3 था ना, मैंने 2 गलत लिख दिया, ये 2 बनेगा, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा 2 और इसको डिवाइड करूंगा √3, 3 - 1 2, ये 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा 2 बचेगा और ये वाला 2 इस 2 को काट देगा, क्या बचेगा √3। तो ये बनते हैं tan 15 डिग्री की वैल्यू। अगर tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो इस माइनस की जगह क्या लग जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 2 + √3, है ना, क्योंकि यहां पर देखिए ऊपर प्लस वाली वैल्यू है, ठीक, यहां पर ऊपर माइनस वाली वैल्यू थी। ठीक, तो ऐसे निकलती है आपकी 15 डिग्री की वैल्यूज जो आपको पता होनी चाहिए। ऑल गुड, चले आगे चले। ठीक है, अब क्वेश्चन करने की स्थिति में हम लोग हैं, सारे फंडामेंटल्स हम लोगों ने पढ़ ली, जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो हम लोगों ने जान ली। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। एक वर्टिकल टावर है, वर्टिकल टावर का मतलब ऐसे जो टावर खड़ी होती है तो वर्टिकल टावर कहते हैं। फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ सन, सूर्य का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो निकाल। तो पहले मैं टावर बना रहा हूं, अब ये टावर का पैर होगा, फीट ये होगा, छांव परछाई जो बनेगी ऐसी बनती है ना, अपनी परछाई देखी होगा ना, कभी अपनी परछाई देखी होगी तो पैरों के साथ ही जा रही होती है ना, मतलब ये टावर हो गई और ये उसकी शेडो हो गई। उसने क्या बोला, शेडो जो है वो √3 टाइम्स है हाइट की, मतलब अगर हाइट 1 है तो शेडो कितनी होगी, √3। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये थीटा निकलवाने की कह रहा है, और हम लोगों ने अभी सीखा था क्या, 1 √3 2, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट था ना हमारे पास, 1 √3 2। बेटा ये जो एंगल बनेगा ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 90। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है सन का, तो आंसर बन जाएगा हमारा 30 डिग्री। जो हम लोग स्कूल में वो tan थीटा वगैरह अप्लाई करते थे, तो मैक्सिमम जगह पर वो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बिना उसके काम चल जाएगा। अगर कहीं की जरूरत पड़ी तो करेंगे, वरना इससे हमारे लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन देखिएगा,
shadow of a flagstaff is 3 times as long as the shadow of the flagstaff when the sun rays meet the ground at an angle of 60 degree. तो एक फ्लैग स्टाफ है, उसकी शेडो 2 बार बन रही है और वो कह रहा है शेडो ऑफ अ फ्लैग स्टाफ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज द शेडो ऑफ द फ्लैग स्टाफ। मतलब वही फ्लैग स्टाफ को झंडा होगा, उसकी शेडो बन रही है और कितनी बार? 2 बार। और पहली बार जो उसने बताया उसने कहा कितने गुना है? 3 गुना। ठीक है, तो ये बनाया हमने झंडा। पहली बार इसकी परछाई यहां बनी और दूसरी बार इसकी परछाई थोड़ी सी और आगे बन गई और उसने हमसे प्रश्न में क्या कहा कि ये जो परछाई है 3 गुना है पहली बार की। तो पहली बार यहां से परछाई बनी थी यहां तक, को मान लेता हूं x, तो बाद में कितनी है? 3 गुना। तो बेटा ये पूरी होगी 3x और इसमें अगर स्पेसिफिक बात करूं तो ये होगी मेरे पास यहां से यहां तक 2x। हाइट h ही है, उसने हमें यहां पर ये कह दिया कि ये कितना है? 60 डिग्री। अब द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ लॉन्गर शेडो, तो ये वाला एंगल कुल मिला के हमें निकालना है। हमें कब का एंगल निकालना है? जब शेडो थोड़ी सी लंबी बन रही थी, वो वाला एंगल हमें निकालना है। अब कुछ सामान्य समझदारी की बात, बेटा ये 90 डिग्री होते हैं, है ना, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब मैं यहां से जैसे जैसे इस तरफ बढ़ता चलूंगा एंगल बढ़ता चलेगा और पीछे की तरफ जाऊंगा तो एंगल छोटा होता जाएगा। तो 60 से बड़ा आपका आंसर कभी नहीं होगा, ये बात पक्का है। ठीक, चलिए 60 डिग्री में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या? 1/√3 2, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहां पर हम लोग tan थीटा लगा दें। tan थीटा लगा दें मतलब tan 60 डिग्री, और tan का मतलब मैंने आपको बताया था सामने वाला बाय साइड, मतलब सामने वाला बाय लगी हुई साइड h/x। ये एंगल अगर मैं मानता हूं थीटा है ना, तो बेटा tan थीटा मेरे पास इस थीटा के लिए ये बनेगा h और ये पूरा बनेगा 3x, h/3x। ठीक, अब h/x की जगह मैं लिख सकता हूं tan 60 डिग्री। h/x की जगह क्या लिख सकता हूं? tan 60 डिग्री। तो यहां मैं लिखता हूं tan थीटा इक्वल टू 1/3 h/x, उसकी जगह tan 60 लिख सकता हूं। या tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3। ये मैंने लिख दिया √3। ठीक, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। √3, नीचे वाले 3 को लिख सकता हूं बेटा मैं √3 इंटू √3, √3 से √3 कट गया। tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/√3। इसका मतलब थीटा कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। 1/√3 जो वैल्यू होती है वो होती है tan 30 डिग्री की। आंसर बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? कुछ आगे पीछे हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग ऑफ हाइट 38 मीटर एंड 58 मीटर रेस्पेक्टिवली इज 52 मीटर। दो बिल्डिंग है जिनमें एक की हाइट 38 मीटर है और दूसरी की हाइट 58 मीटर है। इनके जो टॉप है ना, ये कहा ना बिटवीन द टॉप, इनके टॉप जो है उनके बीच की दूरी कितनी है? 52 मीटर। हमें बताना है इन दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी क्या होगी। तो कहानी कुछ ऐसी, दो बिल्डिंग्स मान लीजिए ऐसी खड़ी है, एक और दूसरी वाली लंबी है, तो थोड़ी सी ऊपर बना लेता हूं 2। ठीक, छोटी वाली बिल्डिंग कितनी है? 38 और बड़ी वाली कितनी है? 58। तो बेटा अगर यहां पर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं तो ये भी कितना होगा? 38। ऊपर कितना बचा? 20। उसने हमें ये कहा कि दोनों के टॉप के बीच की जो दूरी है वो 52। ठीक, ये 52 है। इन दोनों टावर्स के बीच की, दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी क्या होगी? मतलब या तो ये दूरी कह लीजिए या फिर ये दूरी कह लीजिए, ये हमें निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए लगा ले पाइथागोरस। 52 20 का कोई ट्रिपलेट याद आ रहा है?
52 20 का ट्रिपलेट याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो इधर देख लीजिए। 52 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, इसको रूट के अंदर डाल दो। 52 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, एक बार जोड़ने एक बार हटा ले। 52 में 20 जोड़ूंगा 72, 52 में 20 माइनस करूंगा 32। ठीक, अब 72 का मतलब 9 इंटू 4, 9 चौक 36, 36 गुना 72 और ये 32। तो बेटा 9 और 4, 9 का बाहर क्या निकल जाएगा 3, 4 का बाहर हो जाएगा 2, 32 का 2 में मल्टीप्लाई 64 और 64 का बाहर क्या हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। इसका मतलब इनके बीच की जो दूरी होगी वो होगी 48, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। The tops of two poles of height 60 and 35 meter are connected by a rope. दो बिल्डिंग्स हैं जिनकी हाइट जो है, पोल्स हैं बेसिकली, जिनकी हाइट 35 और 60। तो ये मैं मान लेता हूं 35 है और ये वाला 60। अब बेटा अगर ये 35 है तो यहां पर सामने ये भी 35 होगी, कितना बचा 25, जबकि टोटल कितना है ये 60। फिर क्या कहता है, if the rope makes an angle with the horizon whose tangent is 5/9, ये जो रोप है ना ये ऐसी है, क्यों बोला था टॉप ऑफ द पोल्स ऑफ हाइट 60 एंड 35 मीटर आर कनेक्टेड बाय रोप। ये जो टॉप है इनको एक रोप से बांध रखा है, और क्या बोलता है रोप जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाती है 5/9 हॉराइजन के साथ। तो बेटा बेसिकली हो क्या रहा होगा, ये वाली स्थिति, एंगल यहां बन रहा होगा, उसको हमें शिफ्ट करके कहां लाना है, यहां पर। ये सीखा था हम लोगों ने। और उसने बोला उसका टेंजेंट 5/9 है। बेटा टेंजेंट 5/9 है, इसका मतलब मैं ये लिख दूंगा tan थीटा क्या होता है, सामने वाला बाय लगे हुआ, सामने वाला 25 बाय लगा हुआ। इसका मतलब बेटा 25/x जो है वो 5/9 के बराबर है, 5 से घटा 5, x कितना आ जाएगा 45। उसने ये पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी आपकी 45 मीटर दिया है, मीटर। डन। पिछले क्वेश्चन में हमें एंगल दिया था, अब की बार ये बता दिया कि टेंजेंट कितना, और टेंजेंट का मतलब होता है सामने वाला बाय लगा हुआ। अगला प्रश्न, टू ट्रीज आर स्टैंडिंग अलोंग द अपोजिट साइड ऑफ अ रोड। एक रोड है, इसके अपोजिट साइड पे ट्री है, एक ट्री में ये मान लेता हूं और एक ट्री ये मान लेता हूं, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, ऐसी अभी कुछ कहानी दी नहीं। डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रीज इज 400 मीटर, ये 400 है। ठीक, फिर क्या, देयर इज अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द ट्रीज, रोड पर एक पॉइंट है ट्रीज के बीच में, बीच में कहा ये नहीं बताया, एग्जैक्ट बीच में नहीं बोला, बीच में कहीं एक पॉइंट। फिर क्या, the angle of depression of the point from the top of the trees are 45 degree and 60 degree। एंगल ऑफ डिप्रेशन, पेड़ के चोटी से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं वो एक 45 डिग्री है और एक कितना बोला 60 डिग्री। एक, इफ द हाइट ऑफ द ट्री विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री 200 मीटर, बेटा 45 डिग्री का जो कोण बनाता है उसकी हाइट कितनी है 200। क्या करना है, हाइट निकालना है हमें दूसरे पेड़ की, हमें बताना है ये जो दूसरा पेड़ है इसकी हाइट कितनी होगी। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हमारे पास एंगल है। बेटा अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और हमने अभी सीखा था कि 45 में ये बराबर हो जाती है। अब अगर ये 200 है तो ये भी कितना होगा 200, क्यों, क्योंकि पूरा 400 है। ये 30 है तो ये कितना है 60, 30 के सामने वाला 200 तो 60 के सामने वाला 200√3। ये सीखा था हमने 1/√3 और 2, तो आंसर बन जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ के रखिए प्रश्न को।
अब की बार कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी ना, पढ़ के रखिए करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? दो पोस्ट हैं आर एक्स मीटर अपार्ट, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? एक्स मीटर, एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर। तो ये जो दो पोस्ट हैं, एक मैं यहां बना रहा हूं और दूसरी में यहां बना रहा हूं, इनके बीच की दूरी तो एक्स है और एक की हाइट दूसरे से डबल। मतलब बेटा अगर ये वाली एच है तो ये भी एच होगी और इसके ऊपर भी एच ही होगी, और पूरा कितना होगा? 2h। आगे बढ़ते हैं। इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फिट, इनके पैरों को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके मिडल से, मिडल मतलब बेटा अगर ये x है तो ये बनेगा x/2 और ये भी बनेगा x/2। फ्रॉम देयर फिट एन ऑब्जर्वर फाइंड्स, एक ऑब्जर्वर ये पाता है कि एंगुलर एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बने ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बेटा अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि दोनों एंगल का सम मिलाकर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक, तो अगर ये थीटा है तो ये बन जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। फिर क्या? देन द हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्ट, मतलब हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्ट हमें h की वैल्यू निकालनी है, और h की वैल्यू निकालनी है हमें किस फॉर्म में? x के फॉर्म में। ठीक, चलिए शुरू कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले यहां पर tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी h और उसके बाय में x/2। सही है, इसमें जब मैं अप्लाई करूंगा tan 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी? 2h। सही है, ये h और ये h पूरा कितना? 2h और इसके डिवाइडेड बाय x/2। अब tan 90 माइनस थीटा हमें पता है क्या होता है? और थीटा इक्वल टू 2h अपॉन x/2। ठीक, ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? या तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लूं, अगर इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर लूं तो बेटा 2h से tan थीटा से cot थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर 1 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो tan थीटा से cot थीटा कंपेयर होके 1, इधर क्या बचेगा? h के बाय में x/2 इंटू 2h बाय में x/2। h की वैल्यू निकालनी है मुझे x के फॉर्म में, तो सबको उधर भगा देते पहले, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? x²/4, ये ऊपर चला गया, और जो ऊपर का 2 है वो नीचे आ जाएगा। ये किसके बराबर? h² के बराबर। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो x² का क्या बनेगा? x, 4 का 2 और 2 का रूट 2। तो h की वैल्यू x/2√2 आ रही है। आंसर का फॉर्मेट चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में जो आंसर है वो इसी फॉर्म में है, तो h बन जाएगा x/2√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइट ऑफ अ टावर इज 120 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट बी इज 75 डिग्री। भाई टावर की हाइट दी थी 120 मीटर, अगर हम लोग किसी बिंदु बी पर खड़े होकर टावर की ऊंचाई को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 75 डिग्री। पॉइंट बी इज ऑन द ग्राउंड लेवल। अभी जो पॉइंट बी है कहां पर है? ग्राउंड पर। इसका मतलब जहां पर उस टावर का पैर होगा उसी से सीधी रेखा में कहीं होगा, है ना? फिर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, पॉइंट बी की डिस्टेंस निकालने हमें टावर से। पूरी कहानी को हम लोग चित्र के रूप में दर्शाते हैं। पहले ये हो गया हमारा टावर, कितना दिया है? 120 मीटर। ये एक पॉइंट बी है, यहां से खड़ा होकर जो हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? 75 डिग्री। ठीक, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यहां से ये जो डिस्टेंस है हमें ये निकालनी है।
ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, क्या लगाना पड़ेगा, tan 75 डिग्री, और बेटा tan 75 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी 120 अपॉन x। मैंने tan 75 डिग्री जब क्लास स्टार्ट करी थी तब आपको सिखाया था, कितना होता है 2 प्लस 1 कि 3 प्लस 2 रूट 2, भूल गए, अभी तो सिखाया था 3 प्लस, अच्छा मतलब हद हो गई है, 2 प्लस रूट 3 था, है मतलब इतना जल्दी भूल जाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। क्या है 2 प्लस रूट 3, tan 15 डिग्री क्या था 2 माइनस रूट 3, और tan 75 डिग्री क्या था 2 प्लस रूट 3। चलो इतना जल्दी जल्दी भूलोगे तो काम होगा कैसे, तो बेटा यहां लिख देते हैं 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 120 के बाय में x, x की वैल्यू आ जाएगी 120 बाय में 2 प्लस रूट 3। क्या आंसर का फॉर्मेट ऐसा है, तो जवाब है नहीं, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, ये बन जाएगा 120 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3, और बेटा देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 देगा, और नीचे कुछ नहीं आना, आंसर दिख रहा है मुझे ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इतना जल्दी जल्दी वैल्यूज भूलोगे एग्जाम में क्या लेके जाओगे साथ। चलिए, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल, एक सीढ़ी को रखा गया है कुछ इस प्रकार से कि वो उस दीवार के टॉप तक पहुंचती, मतलब दीवार के सहारे रखा गया और सीढ़ी जो है दीवार के टॉप तक पहुंचती है। तो ये हो गई हमारी दीवार, ये हो गई हमारी सीढ़ी। ठीक, आगे द फुट ऑफ द लैडर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये सीढ़ी का जो पैर है यहां से कितनी दूरी पर है 5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल फ्रॉम द बेस ऑफ द लैडर इज 15 डिग्री। बेटा ये जो कोण है ये कितना है 15 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, हमें लैडर की लंबाई निकालनी है, लैडर की लंबाई मतलब कौन सी वाली निकालनी है, ये वाली लैडर की लंबाई हमें ये निकालनी है, इसको मैं कहता हूं x। अब आप ये निकालें कोई जरूरी नहीं है, ध्यान से यहाँ पे गलती क्या हो जाती है, हम लोग इस वॉल की हाइट निकालने लगते हैं, जबकि उसने पूछा क्या है लैडर की लंबाई, मतलब लैडर ये वाली होगी। ठीक है, अब मुझे 5 और x ये लेना है, और हमने कॉस में सीखा था नीचे वाला बाय हाइपोटेनस, साइन में क्या सीखा था सामने वाला बाय हाइपोटेनस, तो मुझे कौन सा लगाना है cos 15, और cos 15 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 5 बाय x, या x की वैल्यू आ जाएगी 5, cos 15 की वैल्यू हाँ 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 2 माइनस रूट 3, बेटा वो 10 की हो जाएगी, हाँ 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 2 रूट 2, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट। चलो इसको शिफ्ट कर लें, क्या बन जाएगा 10 रूट 2, इस 2 रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे रूट 3 प्लस 1 है, क्या आंसर इसी फॉर्मेट पे, तो जवाब है नहीं। कर ले रैशनलाइजेशन, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, तो बेटा 10 रूट 2 तो ये हो गया, ब्रैकेट में क्या रूट 3 माइनस 1, और यहां पर क्या बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 माइनस 1 क्या बनेगा 2, या क्या बन जाता है ये 5 रूट 2 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1। हाँ जी, कहां दिख रहा है ऐसा फॉर्मेट आंसर का, ये वाला मैच कर रहे हैं, 5 रूट 2 का रूट 3 में मल्टीप्लाई रूट 6 माइनस 5 रूट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इसका सही जवाब होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द height of a mountain if the elevation of its top of an unknown distance from the base is 30 डिग्री। भाई एक जगह है
वहां से माउंटेन की जो एंगल ऑफ माउंटेन के टॉप का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो कितना है? 30 डिग्री। तो पर्वत की ये ऊंचाई होगी, ये वो अननोन प्लेस है, और वो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाओ? 30 डिग्री। एंड एट अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से इस तरफ जाने के बाद 10 किलोमीटर और आगे जाओ। चलिए जी, ये 10 किलोमीटर हम लोग और आगे आ गए। अलोंग द सेम लाइन, इसी लाइन पर आना था, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 15 डिग्री। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना बन रहा? 15 डिग्री। ठीक है, अच्छा 10 15 की वैल्यू दे दी इसने, और निकालना क्या है? हाइट ऑफ द माउंटेन, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं एच। हाइट ऑफ द माउंटेन इज एच। ठीक है, तो यहां पर तो मैं 30 डिग्री से अपना काम कर लूंगा। ये 30 है, तो ये कितना होगा? 60। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, तो अगर ये h है तो बेटा ये बन जाएगा √3h। ठीक, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू यहां से यहां तक की मेरी आ जाएगी √3h, और ये कितनी है? 10। अब 10 15 लगा लू, 10 15 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास h अपॉन √3h प्लस 10, और 10 15 उसने कहा कि हमें यूज करना है 0.27। इसको ले चलते हैं उधर, √3h प्लस 10 इक्वल टू h। चलिए गुणा भाग करना स्टार्ट करते हैं। 0.27 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा हमारे पास 27h, सॉरी 2.7h। अच्छा ये तो 2.7 ही होगा ना बेटा, और ये मल्टीप्लाई अब होगा प्लस √3h इंटू 0.27 इक्वल टू h। इसको तो लेते जाऊं, 2.7 जो है मेरा बराबर हो जाएगा h कॉमन, h कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? √3 इंटू 0.27, ऐसे ही बच रहा है ना? नहीं, एक मिनट, एक गड़बड़ है यहाँ पर बेटा, पूरा उठ के उधर जाएगा, या पूरा उठकर उधर जाएगा, तो h कॉमन होगा और बचेगा 1 माइनस √3 इंटू 0.27। ठीक है, अब √3 को मैं 1.7 लिख लू, 1.7 इंटू 0.27। जरूरत के हिसाब से हम लोग अपने आंसर की फॉर्मेटिंग चेक कर लेंगे। उसने 10 15 तो बोला था, √3 की वैल्यू वैसे होती है 1.732, और मैं अभी केवल 1.7 ही लिख रहा हूं। क्या बन जाएगा ये? 2.7 इक्वल टू h, 1 माइनस 17 7 119, 11 17 दूनी 34, 34 में 11 जोड़ूंगा, बोलो 45। डेसिमल में कितने पॉइंट आ रहे हैं? 3, 1 2 3, या 2.7 अपॉन माइनस हो कितना आ जाएगा? डेसिमल क्या पे 3 जीरो लगेंगे, 9 और 1 10, 6 और 4 10, 5 और 5 10, ये बन रहा है इक्वल टू h। h की वैल्यू ऐसी कुछ आ रही है भाई, 1 में से मैंने माइनस करा तो 0.541 आ गया। ठीक, अब ये 0.5 है, देखो हम लोग इसको ऐसा समझ लेते हैं, ये लगभग लगभग आधा है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, ये 2.7 है। अगर मैं 1 से डिवाइड करता तो 2.7 रहता। आंसर डेसिमल वगैरह में नहीं है, सुनिएगा बेटा, अगर मैं 1 से डिवाइड करता तो 2.7 रहता, अगर आधे से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? डबल हो जाएगा, 2.7 का डबल 5.4। लेकिन मैं आधे से नहीं कर रहा, आधे से थोड़े ज्यादा से कर रहा हूं, इसलिए आंसर 5.4 से कम होना चाहिए। 5.4 से कम पास का आंसर जो मुझे मिलता है वो मिलता है 5 किलोमीटर, इसलिए आंसर बन जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे चलते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री 220 मीटर हाई फ्रॉम 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, एक पेड़ है बेटा जिसकी ऊंचाई कितनी बोल दी उसने? 220। अब एक ही सीधी लाइन में, एक ही सीधी लाइन में दो क्या है? दो पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 30 और 45। 30 यहां बनेगा, 45 यहां बनेगा। मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये 90 होता है, तो इधर से आते आते एंगल बढ़ने लगते हैं,
और दूर होते होते एंगल छोटे होने लगते। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू मुझे निकालनी। बड़ा आसानी से होगा अगर आपको 30, 60, 90, 45, 45, 90 का पता है तो बड़ा प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो ये 45 है तो ऑब्वियसली ये भी 45 होगा। अगर ये 220 है तो ये भी बन गया 220। ठीक, और अब बड़े वाले के कॉन्टेक्स्ट में लूं तो बेटा अगर ये 30 है तो ये कितना बनेगा 60। 30 के सामने 220 है तो 60 के सामने वाला बन जाएगा 220 रूट 3। अब उसने कहा यहां से यहां तक की लेंथ बताओ, तो मुझे 220 रूट 3 में से माइनस करना है क्या 220। अब यहां से 220 मेरा कॉमन हो गया, रूट 3 का मतलब 1.732, इसमें से क्या माइनस कर लूं 1, या फिर 220 में मल्टीप्लाई किसका कर दूं 0.732 का। आंसर डेसिमल के 2 और 3 पॉइंट तक है तो हम मल्टीप्लाई पूरा कर लेते हैं। भाई 22 दूनी 44 हासिल 4, 22 या 66, 66 और 4 70 हासिल 7, 22 सत्ते 154, 154 में 7 जोड़ूंगा 161। अब एक जीरो से डेसिमल के 2 पॉइंट आने चाहिए तो 161.04 एकदम क्लोज जो है वो है 161.05। ये बनेगा मेरा आंसर। अगला देखते हैं, फ्रॉम एन एरोप्लेन just over a straight road, the angle of depression of two consecutive kilometers stone situated at opposite side of the aeroplane were found to be 60 degree and 30 degree respectively। मतलब ऐसा कहना चाह रहा है एक सीधा रास्ता है, उस रास्ते के ठीक ऊपर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, तो रास्ते को मैं पॉइंट से डिनोट करता हूं और ये एरोप्लेन ऊपर यहां पर उड़ रहा होगा। आप चाहें तो रास्ता पूरा बना ले, चित्रकारी करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन हमें तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझना है ना। क्या कहता है वो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, एक पत्थर यहां पर है और एक पत्थर यहां पर, एक कंसेक्यूटिव किलोमीटर है मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अपोजिट साइड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का अपोजिट साइड इधर मान लिया हम लोगों ने, ये कितने डिग्री के हैं 60 और 30, मतलब कि ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 60 और ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 30। ठीक, द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, ये निकालनी है हमें, एरोप्लेन की हाइट h ये हमें निकालनी है और हमें यहां से ये पता चल गया कि ये कितना है 1। ठीक, करें स्टार्ट। बेटा ये 60 है तो पक्की पक्की बात ये 30 होगा। अब 60 के सामने वाला h है, मतलब रूट 3 की जो वैल्यू है वो h है, तो 1 की वैल्यू बन जाएगी h अपॉन रूट 3। कोई दिक्कत इस बात में, रूट 3 की वैल्यू h थी तो 1 की वैल्यू बन जाएगी h बाय रूट 3। अब इस बड़े ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में हम इसी बात को समझते हैं, ये 30 है तो ये पूरा बन जाएगा 60। तो बेटा 30 के सामने वाला h है तो बड़ा वाला ये जो 60 है इसके सामने वाला क्या बन जाएगा अंडर रूट 3h, तो ये बन जाएगा रूट 3h। अब हमें बेसिकली h निकालना है और यहां पर हमें एक बात और पता है कि रूट 3h से h बाय रूट 3 माइनस करूं तो मेरे पास 1 आएगा। ये पूरा रूट 3h है, h रूट 3 है और ये 1। इस पूरे में से अगर ये हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा 1। कर लेते हैं, अंडर रूट 3h माइनस h बाय रूट 3 इक्वल टू कितना 1। h तो पहले हम लोग कॉमन निकाल लें, इसको सॉल्व करेंगे, रूट 3 का 3 में मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 बाय का रूट 3 इक्वल टू 1। ये हाइट जो है वो बन जाएगी हमारे पास रूट 3 बाय 2। आंसर इसी फॉर्मेट में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली दे रखा है, तो जो हाइट हमसे पूछी थी वो आएगी रूट 3 बाय 2। अगला प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग, shadow of a vertical tower is found to be 64 meter longer when the sun's elevation is changed from 60 to 45 degree, what is the height of the tower। मतलब वो ये कह रहा है कि सूरज की रोशनी से जो परछाई बनती है जब 60 डिग्री पे बनी तो
उसके कंपैरिजन में 45 डिग्री पर जब वो परछाई बनी तो कितनी बड़ी बनी, 64 मीटर लंबी बनी। हाँ, तो पिछला जो क्वेश्चन था डायग्राम तो कुछ कुछ वैसे ही बन रहा है। एक स्थिति है और एक स्थिति है, ये पर्टिकुलर यहां से यहां 64 मीटर एक्स्ट्रा होगी, है ना। अगर ये x है तो ये x प्लस 64 हो गया है। मैं ये कह दूं कि जो दूरी है ये कितनी है, 64। पहले एंगल कितना था, 60 डिग्री, अब कितना हो गया, 45। हाइट ऑफ द टावर मैं मान लेता हूं हाइट h है, तो बेटा ये 60 के सामने √3 की वैल्यू h है, तो 30 के सामने क्या बन जाएगी, h बाय √3। सही है, ये 45 है तो ये पूरा भी 45। इस 45 के सामने ये h है, इस 45 के सामने ये पूरा कितना हो जाएगा, h। अब इस h में से ये h बाय √3 माइनस कर दूं तो 64 आ जाएगा, h माइनस h बाय √3 इक्वल टू 64। चलिए h कॉमन है, √3 माइनस 1 बाय का √3 इक्वल टू 64। h की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी 64√3 अपॉन √3 माइनस 1, रैशनलाइज कर दीजिए, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, ये नीचे 2 दे देगा, 3-4 बार तो आज ही कर दिया है, ये 2 देगा, 64 को 2 से डिवाइड करूंगा 32, तो h बन जाएगा बेटा मेरे पास 32 √3 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1। हमें आंसर का फॉर्मेट देखना होगा, आंसर का फॉर्मेट कैसा है, ये वाला मैच कर रहा है क्या, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला मैच कर रहा है, क्योंकि √3 को मैं अंदर धक्का दे देता हूं, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3 प्लस √3। इसलिए देखिए आंसर का ना फॉर्मेटिंग चेक कर लीजिएगा, कई बार ऐसा होता है पूरा कर भी लेते और आंसर वहां मैच नहीं कर रहा होता, ऐसा लगता है गलत हो। आंसर का फॉर्मेट जरूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन changes from 30 degree to 60 degree when the length of shadow of a pillar decreases by 10 meter। अभी पिछले क्वेश्चन में बढ़ने की बात थी, अब की बार बात किसकी है, घटने की, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल बात करी जाए तो दोनों बातें सेम ही। ये वो चीज है जिसकी परछाई हमें बनानी, क्योंकि उसने मेंशन नहीं करा कि क्या, मैं मान लेता हूं एक, अच्छा लिखा ना पिलर, एक पिलर, इसकी परछाई चेंज करवानी है हमें, ठीक है करवा लेते हैं। पहले कितना था जी एंगल, 30 डिग्री, ये यहां पर, बाद में कितना हो गया 60 डिग्री, और उसने हमें ये कहा कि 30 डिग्री के कंपैरिजन में 60 डिग्री वाली जो परछाई है वो 10 मीटर छोटी है, और ये जो लेंथ बनेगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये बन जाएगी 10। ठीक, हाइट ऑफ द पिलर h मान लेते हैं बेटा, अगर ये 60 है तो ये 30, √3 के सामने वाला h है, 30 के सामने वाला बन जाएगा h बाय √3, 30 के सामने ये h है, तो इस 60 के सामने ये क्या बन जाएगा, √3h। भाई 30 के सामने h है, मतलब 1 की वैल्यू h है, तो √3 की वैल्यू क्या बन जाएगी, √3h। अब इसमें से माइनस कर दो तो 10 आ जाएगा, कर लेते हैं, √3h माइनस h बाय √3 इक्वल टू 10, h कॉमन, √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 बाय √3 इक्वल टू 10, ये 2 बनेगा, 10 से 2 काटूंगा 5 बार, h की वैल्यू आ जाएगी 5 √3 मीटर। कहां है, ऑप्शन नंबर डी। डन, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, ये जल्दी कट रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में पूरा रैशनलाइज करने के बाद कट रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन the angle of elevation of its top changes from 45 degree to 60 degree। और हम लोग यहां खड़े हैं, यहां से हमने चलना चालू करा कितना, 100 मीटर, किस तरफ, एक बिल्डिंग की तरफ, ये बिल्डिंग थी, तो पहले जो एंगल बन रहा था और अब जो एंगल बन रहा है उसमें फर्क आ गया। पहले एंगल 45 डिग्री था, फिर मैं 100 मीटर इस तरफ चल दिया, तो अब एंगल कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। ठीक,
व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या है, सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे आ रही है, एच है। 60 के सामने वाला एच है तो ये 30, 30 के सामने वाला आ जाएगा एच बाय √3। ये 45 से बड़ा वाला भी 45, अगर ये एच है तो ये पूरा हो जाएगा एच। मैं क्या करूं, क्वेश्चन सॉल्व करूं। एच में से एच बाय √3, पूरे एच में से एच बाय √3 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 100। एच कॉमन है, क्या बनता है √3 माइनस 1 बाय √3 इक्वल टू 100। और अब की बार देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एच की वैल्यू 100 √3 तो मैं लिख रहा हूं। अब हमें पता चल जाना चाहिए कि ऊपर √3 प्लस 1 आएगा और नीचे 2 आएगा, इसी को तो रैशनलाइज करूंगा। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2। बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं, आंसर का फॉर्मेट चेक करना पड़ेगा। फिर से पहला ऑप्शन हमारा बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि 50 √3 को अंदर भेजेंगे तो बन जाएगा 3 प्लस √3। आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अ पोल इज स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ अ हाउस। अब देखिए एक पोल जो खड़ा है ना वो एक घर के भी ऊपर है, तो ये घर हो गया, इसके ऊपर एक पोल है, ये पोल होगी। ठीक, हाइट ऑफ द हाउस इज 25 मीटर। ये जो घर है ना ये है, इसकी हाइट है 25। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हाउस फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। घर के जो टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसी बिंदु से कितना है 45 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम पॉइंट P इज 60। अगर हम लोग यहां बात करें पोल का टॉप मतलब ये, तो बेटा ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 60 डिग्री। पॉइंट P इज ऑन द ग्राउंड, बिंदु B जो है वो ग्राउंड पर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ पोल, हमें इस पर्टिकुलर पोल की हाइट निकालनी है। ठीक, वापस एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये एक बिंदु P है, इस बिंदु P से जब मैंने इस बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल कितना बना 45, और इसी बिंदु से इस बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है उसके टॉप को देखा तो एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। ठीक है, निकालना क्या था हाइट ऑफ द पोल, इस पर्टिकुलर पोल की हाइट मुझे चाहिए। तो कहानी हो गई आसान। पहले अगर आप इस वाले ट्राइंगल की बात करें, ये वाला है ना जिसमें 45 डिग्री बनाए, तो बेटा अगर 45 के सामने 25 है तो इस 45 के सामने ये भी कितना हो जाएगा 25। डन। फिर बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं जिसमें अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30। अब 30 के सामने वाला 25 है तो 60 के सामने वाला मतलब ये पूरा कितना बनेगा 25 √3। अब मुझे अगर पर्टिकुलर ये वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा 25 √3 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 25, 25 कॉमन हो जाएगा, क्या बनेगा √3 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। और छोटू सा है, बस ये 30 60 90 45 45 90 दिमाग में एंटर कर लो। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत प्यार से सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर 72 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब जो पिक्चर है अलग बनने वाली है। व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, the angle of elevation of the top of a tower 72 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब एक दूसरी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के टॉप से और उसी बिल्डिंग के बॉटम से हमें इस टावर के एंगल ऑफ क्या बनाने एलिवेशन बनाने हैं ना, दोनों ही बात ठीक है। इसका मतलब हमें सबसे पहले यहां से ये समझना पड़ेगा कि टावर ज्यादा ऊंचा होगा, कि टावर ज्यादा ऊंचा होगा और दूसरी कोई एक बिल्डिंग है, मैं ये मान लेता हूं वो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से इस टावर के टॉप और फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप से और इसी बिल्डिंग के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे वो कितने हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। बना ले, तो उसने कहा एक यहां से बनाओ और एक यहां से बनाओ। ठीक है,
एंगल पे एक बार फिर बात कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर 72 मीटर हाई, और ये जो टावर है ये तो आपका 72 मीटर का है। फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, और बेटा ये बनता है 30 का और ये बनता है 60 का। इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, जबकि इसके बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी ये 30 है और ये 60। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, आइए कर लेते हैं, बहुत सारा पढ़ लिया हम लोगों ने। 60 के सामने है 72, मतलब बेटा √3 की वैल्यू कितनी है? 72। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 72/√3। ठीक, ये पर्टिकुलर आ गया मेरे पास 72/√3। अगर अब ये 72/√3 है तो इधर ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिकली ये भी 72/√3 होगा, ये और ये सेम होंगे। ये 72/√3 है तो ये भी 72/√3 होगा। और बेटा ये एंगल कितना होगा? 60। अब 60 के सामने वाला मतलब √3 की जो वैल्यू है वो है 72/√3। मुझे 30 के सामने वाला मतलब 1 की वैल्यू निकालनी है, क्या बन जाएगी? √3 या नीचे आएगा, क्या बचेगा? 3। 3 से काटेंगे कितनी बार? 24 बार। इसका मतलब बेटा ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है कितनी आ गई? 24। पूरा 72 था, इसमें 24 ही आ गया, बचा कितना? 4 और 8 12, 3 और 4 7, ये 48 है। तो सीधी सीधी बात है, ये बिल्डिंग भी मेरे पास कितनी है? 48 की। आंसर बन जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। 30, 60, 90 ढंग से सीखो, उसको अप्लाई करना सीखो और फिर देखो क्वेश्चन बहुत बहुत आराम से बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन इसी पे। अ टावर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 60 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर है। ठीक, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, टावर का कलर हम लोग चेंज कर लेते। अ टावर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 60 मीटर हाई। इसका मतलब बेटा जो बिल्डिंग है ना ये 60 मीटर ऊंची है। फिर क्या बोलता है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर। इस टावर के टॉप से और इसी टावर के बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने हैं। क्या कितने बनाने? 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब एक एंगल यहां से जाएगा और एक एंगल यहां से जाएगा। ठीक, अब जो टॉप से जा रहा है वो 60 है और जो बॉटम से जा रहा है वो 45 है। तो बेटा ये बन गया 45 और ये कितना बन गया? बड़ा वाला 60। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? हमें पर्टिकुलर ये हाइट अभी एक्स से डिनोट कर देता हूं, ये निकाल ली। चलिए कहानी तो आसान है। अगर इस वाले ट्राइंगल को आप देखिए, छोटे वाले, ये 45 है तो ये भी कितना होगा बेटा? 45। अगर ये 60 है तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना? 60। ये एंगल अगर 60 है तो एंगल कितना होगा? 30। 30 के सामने वाला 60 है तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा? 60√3। उसने कहा x की वैल्यू निकाल दो, मतलब टावर की हाइट निकाल दो, तो 60√3 में से क्या माइनस कर दूं? 60 माइनस कर दूं, 60 कॉमन, √3 - 1, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बस थोड़ी सी यहाँ पे समझ डेवलप करो, आंसर तो मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर ऑटो आ जाते हैं। प्री के जो पेपर होंगे ना आपके, उनमें तो लगभग इतनी इतनी देर में, और समझ अगर अच्छी है, मैं तो समझा भी रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 15-15, 20-20, 25-25 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 100 मीटर हाई, एक चट्टान है 100 मीटर की। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये हमारे पास क्लिफ है, यहां से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने किसके? एक टावर की, एक यहां बना दिया और एक यहां बना दिया। कितना कितना बोला उसने? पहला ऊपर वाला कितना बनेगा बेटा? 45, और नीचे वाला कितना? 60। और ये जो पूरी क्लिफ है
ये है 100 की, ठीक है, पूरी की पूरी क्लिफ हमें मिलती है 100 की, ठीक। द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है इसकी हाइट हमें निकालनी है। चलिए, ये 60 है तो ये कितना होगा 30, तो बेटा 60 मतलब √3, √3 की वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100/√3। अब अगर ये 100/√3 है तो ऑब्वियसली ये भी 100/√3 बनेगा। ये 45 है तो ये बड़ा वाला भी 45, इस 45 के सामने वाला 100/√3, तो इस 45 के सामने वाला भी 100/√3। हमें निकालना क्या है, इस टावर की हाइट। इस पूरे 100 में से ये 100/√3 माइनस कर देते हैं तो मेरे पास ये हाइट आ जाएगी और यही हाइट इस टावर की भी हाइट होगी, तो बनेगा बेटा 100 माइनस 100/√3। चलो 100 तो मैंने ले लिया कॉमन, क्या बच रहा है 1 माइनस 1/√3, और सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा √3 माइनस 1/√3। कहीं मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ऑप्शन ये हमारा आंसर होगा। मैच कर रहा है मैंने इसलिए बोला, कभी फॉर्मेट अगर चेंज हो, रैशनलाइजेशन वगैरह कर रखा हो या कोई तोड़फोड़ मचा रखी हो, देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. अब angle of elevation from the top of the building, angle of elevation of the top of the building from the foot of a tower, एक टावर है वहां से हमें क्या बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बिल्डिंग का, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये बना दी मैंने बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, यहां से ये एंगल कितना बनना है बेटा 30 डिग्री। यहाँ पे टावर है, अभी खड़ा कर देंगे, अभी मैंने खड़ा इसलिए नहीं करा तो ज्यादा है या कम है देखना पड़ेगा। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखो उल्टा जा रहा है, बिल्डिंग के फुट से जो टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। वापस ध्यान देना बेटा, ये टावर है, ये टावर है, इस टावर से जब हमने बनाया इसके फुट से तो कितना बना 30 डिग्री, और अब के बाद जब इस बिल्डिंग के फुट से बना रहा हूं तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बिल्डिंग और ये क्या है हमारे पास टावर। अब देखो अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे, दिमाग लगाएं कि ऊंचा कौन सा होना चाहिए, छोटा कौन सा होना चाहिए, तो एनालिसिस के साथ हम लोग ये बात आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमें कौन सा एग्जाम में चित्र बनाकर आना है, आप तो बना लीजिए, सीधा सीधा टावर खड़ा कर लीजिए, आपको तो आंसर मैच करवाना ना, आंसर आने के बाद पता चल जाएगा कौन छोटा कौन बड़ा। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, एनालिसिस करें, तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि टावर बड़ा होगा या बिल्डिंग, और एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। क्विकली सॉल्व करें जितना हो पाए। ठीक है, एंगल मैंने दोनों बना दिए। टावर कितना है 50 मीटर ऊंचा, और इस टावर की ऊंचाई कितनी दी थी 50, बिल्डिंग की हाइट मुझे निकालनी है। चलिए, टावर के कॉन्टेक्स्ट में ये 60 है तो ये कितना होगा 30, 60 के सामने 50 है तो 30 के सामने 50/√3। अब ये 60 है, मतलब बेटा √3 की वैल्यू है 50/√3, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 1 की, क्या बन जाएगी 50/3, तो बिल्डिंग आ जाएगी मेरे पास 50/3, या फिर आंसर बनेगा 16 सही 2/3, ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ में आया कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। देखो मैं ऊपर निकाल तो रहा था पर मैंने हाथ रोक लिया था, मैंने हाथ रोक लिया था कि ठीक है कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत है नहीं, आप तो बना लीजिए, छोटे बड़े से कोई फर्क पड़ नहीं रहा। एग्जाम में कौन सा आपको चित्र तो देखेगा नहीं ना, 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में तो है नहीं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, द हाइट ऑफ द टावर इज 300 मीटर when its top is seen from top of another tower then angle of elevation is 60 डिग्री। भाई इसके टॉप को दूसरे टावर से देखा जाता है
तो एंगल बनता है कितना, 60 डिग्री। और एंगल कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब दूसरा टावर इस वाले टावर से छोटा है। ठीक, तो ये जो टावर है ये हो गया हमारे पास 300 मीटर का। और दूसरा कोई टावर है, ये कह रहा है व्हेन इट्स टॉप, मतलब इसका टॉप देखा जाता है फ्रॉम टॉप ऑफ अनदर टावर, इस टावर के टॉप से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बेटा ये जो बन रहा है कितना बनता है, 60 डिग्री। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बेसिस ऑफ द टू टावर इज 120 मीटर। ये जो है ये कितनी है, 120। ठीक, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्मॉल टावर, छोटे टावर की हाइट निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतनी है ना, और तो कुछ नहीं दिया। 120 तो बेटा ये भी कितना, 120, ये 60, ये 30, 30 के सामने वाला 120 है, तो 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा, 120 रूट 3, और ये पूरा कितना है, 300। तो 300 में से माइनस कर लूंगा 120 रूट 3। सही है, आंसर अब के बाद डेसिमल में कर लेते हैं। 300 में से माइनस करूंगा, डेसिमल के कितने पॉइंट पकड़ ले हम लोग, 3, 1.732, तो 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 ते 36, 2 38, 12 सत्ते 84 और 3 87, 12 के 12 और 8 20। जीरो से वैसे एक सरक जाएगा, तो ये बनेगा कितना, 207.84। 8 4 से ऊपर मुझे कितना मिलना चाहिए, 1 6, 4 6 10, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 1 और 9 10, 92.16। तो क्लोज जो मिलता है वो मिलता है मुझे 92.40। ठीक, ठीक है। तो भैया हाइट एंड डिस्टेंस का तरीका था सॉल्व करने का, जो स्कूल लाइफ में हम लोग करते थे, वैसे करने की जरूरत नहीं है। आई होप थिंग्स आर क्लियर, है ना। और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, उससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।